व्यक्ति थे, शायद वो चले गए, उन्होंने संदेश देने की बात की थी, पर उन सचिव साहब का ये कहना है कि जो भी चीजें होंगी संदेश के द्वारा आपको बता दी जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर यहाँ पर कोई बात करने के लिए आता है तो हमने ये देखा है ना तो अध्यक्ष ना तो कोई सचिव मिलने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात है, हमने जब इनसे पूर्व में बात की तो ये कहा गया कि एसपी और सीओ साहब से इनकी मीटिंग चल रही है, और मीटिंग होने के बाद अब तक ना अधिकारी कोई जिम्मेदार अधिकारी बाहर आया है, ना कोई मैसेज अभी दिया है। हाँ, ये जरूर मैसेज हमें मिला है कि सचिव साहब जो भी मैसेज होगा आपको कन्वे कर दिया जाएगा। आखिर युवाओं के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होगा, और एक सेक्शन ऑफिसर यहाँ पर पेपर लीक कर लेता है, और आखिर 20 वर्षों तक कितने पेपर लीक हुए होंगे। और ये भी अब गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है, जेई के लिए 50 लाख रुपए, एई पद के लिए 50 लाख रुपए, जेई के लिए 30 लाख रुपए और 35 लाख रुपए प्रवक्ता के लिए तक ये जो है परीक्षा लीक करी गई है। अब सबसे बड़े सवाल ये है कि जब जिम्मेदार अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो आखिर यूके पीएससी जो आयोग बनाया गया है, यूके ट्रिपल एससी में भी यही हाल था, पर अध्यक्ष और सचिव ने वहां पर जिम्मेदारी लेकर बाहर आए और प्रश्नों के जवाब दिए। पर यहाँ पर युवा साथी भी हैं, आप देख सकते हैं कि वो चेहरे हैं जो यहाँ पर आए हैं इस बात को लेकर आखिर पेपर लीक कब तक होते रहेंगे, और पेपर लीक के बाद सारे कारण क्या है। मैडम, आपने भी पटवारी एग्जाम दिया था। हाँ, आपका क्या? हमारा उत्तराखंड मेंस का एग्जाम है, जो कि अभी सबसे पहले तो अगस्त में होना था, लेकिन वो एक महीना करके एक्सटेंड होता गया। ठीक है। और हम सब अपना फैमिली सब छोड़ छाड़ के आए, लेकिन अभी चलो ठीक है, हम पोस्टपोन तुम्हारा गलत हो गया वो तो चलो हमने सह लिया, लेकिन इस बार जो हुआ है धांधली वो बिल्कुल नहीं चलेगी। मेंस का एग्जाम ये या तो बिल्कुल निरस्त होना चाहिए या नए सिरे से इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये देखिए, एक सबसे बड़ा जिन जो है ना प्रदेश में, वो निरस्त का जिन हो चुका है। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं कहेंगे कि आखिर कितने सही मानते हैं जो परीक्षाएं अब तक हुई है 20 वर्षों में। अब तो 20 वर्षों की बात हम करेंगे। देखिए, एक तो ये वाली बात हो कि अपना उल्लू सीधा करने वाली बात हो गई। दूसरा, आप किसी को सपने दिखाइए और उन सपनों के लिए आप एक कदम ना उठाइए तो उस सपने का कुछ फायदा नहीं है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि भाई सपने देखो, खुली आंख से देखो, उन्हें पूरा करने के लिए आगे निकलो। अब आप एक चीज बताइए, जितने भी तैयारी करते हैं बच्चे, कौन आना चाहता है गवर्नमेंट जॉब में? जो मिडिल क्लास के आदमी है, जो गरीब क्लास के वो है इंसान है। अब इनके पास 50 लाख कहाँ से आएंगे, 12 लाख कहाँ से आएंगे? और अगर पैसे वाले ही सिस्टम में जाएंगे तो फिर आप पैसे की बोली लगाइए ना। हम अपनी किडनी बेच देंगे, अपनी बोली लगा देंगे, शायद कोई बच्चा अपने माँ बाप को बेच देगा या माँ बाप बच्चों को बेच देंगे। मेरे 4 बच्चे हैं तो हम पैसे दे के लगवा लेंगे, परिवार सुधार लेंगे। अगर पैसे की बात है तो पैसे बता दीजिए हमें, हम तैयारी नहीं करेंगे। उन किताबों का क्या फायदा? क्यों छपाते हैं ये पुस्तकें? क्यों बना रहे हैं स्कूल? क्यों इनमें मेहनत की जा रही है? क्यों टीचर को वैकेंसी दी जा रही है? फिर जब पैसे की से सब कुछ होना है। नेता आते हैं जाते हैं, वो चलता है अपनी राजनीति के लिए। आज भी यहाँ पे नेता आए, चले गए, ले गए, उनको अपनी राजनीति बनानी है। फिर हमारा क्या काम है इसमें? हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? बिल्कुल, बच्चों की क्या गलती है इसमें? हाँ, बच्चों की क्या गलती है? पर एक मैं यहाँ पर बैनर देख रहा हूँ, ये समझने वाली बात होगी कि परीक्षाएं रद्द हल हो सकता है क्या? परीक्षाओं को रद्द करने के बाद अगर सिस्टम नहीं सुधारा जाएगा तो लगता है क्या रद्द होने के बाद चीजें सही होंगी? सवाल ये नहीं है कि रद्द करना क्या कोई रास्ता है। सबसे बड़ी बात है, तमाम तरीके की बातें हुई, तमाम तरीके की रद्द करने की बात हुई, वीडियो परीक्षा रद्द हो गई, अन्य परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। तो क्या रद्द करना सॉल्यूशन हो सकता है? मैडम, आप थोड़ा सा आगे आइए। रद्द करना सॉल्यूशन हो सकता है जब तक कोई कानून, सख्त कानून, जिसके लिए चतुर्वेदी जैसे हौसले बढ़ जाते हैं। जब एक प्रदेश सूबे का मुख्यमंत्री ये बयान देता है कि अब सोचना भी कठिन होगा, पर यहाँ पर पेपर लीक उतार के दे दिए जाते हैं आगे, क्या कहेंगे इस पर? सर, अंदर एक ही चतुर्वेदी थोड़ी है, पता नहीं कितने चतुर्वेदी होंगे। अब ये क्या भरोसा है कि एग्जाम कराएंगे और वो एग्जाम जो है सही मायने में आगे सही तरीके से होगा? मतलब हम पेपर में जाते भी है, मैं भरोसा थोड़ी मेहनत करने के बाद आगे आ जाएंगे। अब क्या पता इन लोगों ने ये पेपर भी किस किस को बेच दिया है, क्या पता प्री में ही पहले ही बिक गया हो पेपर, कैसे कह सकते हैं? अब हम तो रात दिन घर में बैठ के मेहनत कर रहे हैं ना, लेकिन खरीदने वाला तो पेपर खरीद के चला गया, हम क्या करेंगे आगे चल के? तो भरोसा तो दिलाएं, अभी तो आयोग पे भरोसा ही नहीं है। अब पेपर दे या ना दे ये क्लियर कर दे आयोग, या फिर ये कह दे भाई तुम इतने पैसे लेके आओ फिर तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तब तो हम आगे कुछ सोचे भी। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, हम 2 दिन से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। अब ये तो आयोग को ही क्लियर करना होगा कि हमें पैसे देने हैं या मेहनत करनी है। तो इसका रास्ता, मैं आप सॉल्यूशन की भी बात कर लूंगा, इसमें क्या सॉल्यूशन लगता है आपको? क्योंकि ये इस जो पोस्टर, ये मैंने एक शुरुआत से जब मैं पूरा मामला ये देख रहा था युवाओं का, तो उन्हें रास्ते 2 नजर आते हैं। एक तो रद्द का रास्ता नजर आता है और एक सेग्रीगेशन का रास्ता नजर आता है, जो अभी आपके केस में नहीं है। पर जो परीक्षाएं जिन्होंने दी है उन्होंने 2 रास्ते करे। एक पक्ष था जिन्होंने कहा ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, जैसे आप लोग भी कह रहे हैं कि क्या भरोसा, आयोग भरोसा दिलाए। अगर भरोसा नहीं दिला पाते तो रद्द की और अब मांग करेंगे आप भी? सर, रद्द की मांग भी कर ले, लेकिन सिस्टम जब तक अंदर से नहीं ठीक होगा तब तक रद्द कराने के बाद भी तो यही सिस्टम है। एग्जाम तो यही लोग कराएंगे ना, रद्द होने के बाद भी वही कंडीशन जो की त्यों रहेगी। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि रद्द करा के ये लोग ठीक कर देंगे? पहले अंदर का सिस्टम तो सुधार लेंगे। बिल्कुल।
तो सिस्टम पहले सुधारे, उसके बाद ही कोई कंडीशन हो सकती है अप्लाई। फिर इस वाले पेपर को हम तो पीछे कराने की मांग नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जब तक सिस्टम नहीं सुधरा तब तक रोक दिया जाए। हमें भी लगे कि आगे चलिए चीजें अच्छी होंगी। अभी लोगों को यही नहीं पता कि हमारे यहाँ कौन भ्रष्ट बैठा है। ये तो बड़ी एक मतलब मजाके वाली बात हो गई है। नहीं बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है सेक्शन ऑफिसर का मालूम नहीं है। हाँ, दरवाजे जरूर बंद कर दिए हैं, ये आप बड़ी खूबसूरती आयोग की। वो थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूंगा वो दरवाजे भी जरूर दिखाइएगा कि दरवाजे बंद करने से सच्चाई तो छुप नहीं जाएगी। पर खैर ये है आयोग का ये जिस तरीके का रवैया है, ये दिखाता है कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं हिटलरशाही में उतर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जब आप मीडिया से प्रश्न देने के लिए, प्रश्न के उत्तर देने के लिए इस तरीके की हरकत करने लगते हैं तो इससे पता चलता है कि आयोग के अंदर क्या चल रहा होता है, कितने गोपनीय काम होते हैं, सब बताएंगे। जी सर, आपका भी पीसीएस का पेपर था। मैं अमित जी आपके माध्यम से एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ बस। देखिए, जैसे वीपीडीओ का पेपर हुआ जी, इन्होंने कहा रद्द कर दीजिए। बिल्कुल, आप लोगों ने 916 में से 500 बच्चे तो ईमानदार होंगे, रहे होंगे। अब ये इसका तो हम कोई जवाब नहीं देते। आपने उनकी बलि दी इस चीज के लिए कि आगे ये चीज नहीं होगी। बिल्कुल, अब जब ये चीज रिपीट हो रही है तो उनको जो फांसी आपने दी है वो कहाँ जाएंगे? अब सवाल यही है सर, सवाल यही मैं आपसे कर रहा हूँ। ये आपको मैंने कि ये पोस्टर जब बैनर देखा मैंने, और मैं युवाओं के मन की बात जानता हूँ, मुझे पता है कि ये इसलिए कहेंगे, इन्हें पता है कि हो सकता है कि ऐसी धांधली हुई और इनका रद्द होना मांग करना भी सही है, पर रास्ता रद्द है, होना है क्या? आपको एक और एग्जाम्पल गिनाता हूँ आपको। मैं लोक सेवा आयोग के पेपर 2016 से दे रहा हूँ, ठीक है, और 4 एग्जाम के प्री का टॉपर हूँ मैं, हिमांशु शर्मा नाम है मेरा। 4 एग्जाम में मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं। अब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, कभी 2 नंबर कभी 1 नंबर। अभी सेक्शन ऑफिसर कौन जानते तब? चतुर्वेदी जी जानते? बस यही तो गलती हो गई। हम पढ़ने में बिजी रहे। अच्छा, तो अब क्या हुआ, अभी एक महाधिवक्ता कार्यालय का रिजल्ट आया आरओ का, उसमें जो टॉपर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके 400 में से 301 नंबर है। आज तक आयोग के इतिहास में 75% नंबर किसी के नहीं आए हैं जब से बना है, और 70% पे कट ऑफ है उसकी। कोई आरोप लगाने वाला नहीं है और ना कोई जांच करने वाला है उसकी। अब आप बताइए मैं क्या कहूँ, हम कहाँ जाएंगे युवा, ये कहाँ मरेंगे जाके? 80 भी, यहाँ तो अब 90 भी हो सकता है। 90 भी हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि जब 380 प्रश्न लिख दिए जाते हैं, हाथ से राइटर देके अपनी बीवी को दे दिए जाते हैं, तो वो 90 क्या 100 भी हो सकते हैं। मुझे लगता है भविष्य में आयोग का इतिहास रचा जाएगा, और मुझे लगता है कि 100 में से 100 कट ऑफ, अगर मैं बात करूं इसमें भी एक एक चीज और छोटी सी, जब आयोग की पारदर्शिता पर प्रश्न है, आयोग के एडमिट कार्ड आउट हो रहे हैं, तो इनको मेंस कराने की जल्दी क्या पड़ी है? बिल्कुल, ये क्यों इतनी जल्दी में है मेंस की? जब जांच नहीं हुई, जब आयोग में प्रॉब्लम्स हैं, जब प्रॉब्लम फिक्स नहीं होंगी जब तक, तो तब तक ये मेंस क्यों करा रहे हैं? इसका मतलब क्या संलिप्तता है आगे भी इनकी? एक सवाल है सर, देखिए आप अनुभव, हाँ नहीं मेंस नहीं होना चाहिए, पर होगा क्या फिर? मेंस नहीं होगा, परीक्षा ही नहीं हो, दोषी पकड़े जाए ना। अभी पहले जांच हो सर, पर आखिर जांच किसकी होनी है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। आयोग से यूके से यूके हो गया, आपकी तो मैं पीएससी की बात करूंगा, पर जो परीक्षार्थी जो तैयारी कर रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि यूके से कुछ उम्मीदें उन्हें लगी कि हो सकता है ईमानदारी से काम करेंगे, और सबसे बड़ा भांडाफोड़ ये हुआ कि सेक्शन ऑफिसर ही अंदर घर का भेदी ही ने लंका जो है ढा दी है। आप इसमें क्या कहेंगे? अमित जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, वीपीडीओ में मैं सिलेक्टेड हूँ, मेरी 140 रैंक है, और मुझे पता है मेरे नंबर कैसे आए हैं, लेकिन मैं अपने दिल पे ये पत्थर रख के बैठ गया था कि चलो मेरे जो आने वाले भाई बहन हैं उनका भला होगा इस रद्द से। ठीक है, क्या मिला उन्हें मेरे बलिदान से? फिर वही कहानी, तो क्या क्या हासिल होगा इन बच्चों को इससे? अब ये फिर पेपर कराने की, पेपर कराएंगे, फिर सीटें भी कहेंगे, हम कहाँ जाएंगे यार? 12 फरवरी का पेपर रख दिया गया, और बड़ी मुझे ये लगता है निरस्त उसके पर नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। एक चीज और बस, इन्होंने 12 फरवरी का पेपर रखा, एक बच्चे ने रुड़की से नैनीताल सेंटर भरा, 4000 रुपए लगा के लड़का लड़की पेपर देने गया, अब वो 4000 रुपए लगा के 12 तारीख को फिर जाएगा नैनीताल, ये देंगे खर्चा उसका? वो लड़की कैसे धक्के खाते हुए जाती है नैनीताल मोड़, इनको पता है उस चीज का? बस पेपर की डेट दे दी, क्यों दी डेट? कि जिससे भीड़ इकट्ठी ना हो, लोग प्रदर्शन ना करें, बात को दबाने वाली बात है, ये यहाँ पे चोरी करते रहे और हम प्रदर्शन भी ना करें। हाँ, और ये सवाल इसलिए भी है कि जो चीटिंग और परीक्षा लीक का जो जिन है वो बार बार बाहर आ रहा है। और हाँ, पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा अच्छा एक निर्णय, मैं बात करूंगा कि आगे डेट दे दी जाए, निरस्त कर दी जाए परीक्षा, ये बड़ा आसान हो चुका है। पर इन चेहरों को देखिएगा, और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, जब सुदूर गांव का कोई व्यक्ति जब वो नीतिमाणा से चलकर देहरादून की ओर रुख करता है, तो क्या खर्चे लेके वो आता होगा, और क्या सपने लेके वो देहरादून अस्थायी राजधानी और नेताओं की राजधानी में आकर पढ़ाई कर रहा होता है। उसके बारे में कितने नेता सोचते हैं वो कोई नहीं जानता, आयोग के कितने अधिकारी सोचते हैं। हाँ, दरवाजे बंद करने के लिए ये तमाम लोग जरूर आगे रहते हैं।
आप कुछ कह रहे थे सर, मैं ये एक बड़ा सवाल है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि हमारा जो ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है, इस संवैधानिक संस्था पे हम विश्वास कैसे करें अब, और भविष्य में इस बात की कौन गारंटी देगा जो राज्य लोक सेवा आयोग एग्जाम कराएगा उनमें पारदर्शिता रखी जाएगी? कौन गारंटी देगा इस चीज की? विश्वास हट चुका है। बिल्कुल विश्वास बिल्कुल हट चुका है। कितने आयोग बदलेंगे? मैं खुद यूके जो आपका जो वीपीडीओ वाला एग्जाम हुआ था, मैं भी उसका सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। अभी जो मेरा एग्जाम हुआ था ये पटवारी का, मेरे 89 मार्क्स है उसमें। मैं अभी लाइव देख करके यहाँ से रुड़की से चल के यहाँ पे आया हूँ अपनी बात रखने के लिए। कहाँ जाइए ये बच्चे, कहाँ जाइए? अब बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि कल जब मैंने ये लाइव किया तो उसके बाद कई लोगों के मैसेज मेरे पास आए, और अभी ये भी बताया कि कई ऐसे लोग हैं जो चीटिंग माफिया हैं जो अब तक एक्टिव है, और मुझे नहीं पता स्टेप कब तक वहां तक पहुंच पाएगी, पर अब भी जो चीटिंग, जो परीक्षा माफिया है, जो परीक्षा लीक के जो माफिया, चीटिंग माफिया है, वो एक्टिव है और सीधे तौर पर पैसों की डिमांड करते हुए नजर आते हैं। इसका भी खुलासा हम जल्द करने वाले हैं, और इस आयोग से जुड़ता हुआ कुल सचिव का जो बड़ा खुलासा है आज वो भी खुलासा हम करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आयोग में ये धांधली चल रही है, और उसका खुलासा थोड़ी ही देर बाद आपको दिखेगा तथ्यों के साथ कि किस तरीके से कुल सचिव भर्ती, उसमें क्या जाल आयोग द्वारा करा गया है वो भी आपको बताएंगे। पर हमारे साथ दो व्यक्ति ऐसे हैं जो लगातार बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं लोकायुक्त की, और क्यों जरूरी था वो आज समझ आ रहा है युवाओं को। और जो युवा इसके बारे में नहीं जानते, लोकायुक्त को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के बयान थे कि यहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, इससे लोकायुक्त की कोई जरूरत नहीं है। इसको लेकर कई दिनों तक, कई महीनों तक आंदोलन किया, एक नाले के ऊपर बैठे रहे, पर उसके बाद भी जब लोगों का समर्थन नहीं मिला, पुलिस ने जबरन वहां से उठाया तो धरना स्थल पर गए और एक गड्ढा खोदकर उसमें अपने देह त्याग करने की बात इन्होंने कही, पर उसके बाद फिर से पुलिस ने गिरफ्तार किया और आज फिर युवाओं की आवाज उठाने के लिए बलोदी जी है, बडोनी जी है। बलोदी जी, क्या कहेंगे इन आयोगों के बारे में? क्या कहेंगे किस लिए बनाया था? आप तो राज्य आंदोलन कर ही रहे, वहां पर लाठियां खाई, इसलिए बनाया था कि दरवाजे बंद कर दिए जाए उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड की मीडिया से आपसे उत्तर ना हो देने के लिए। क्या कहेंगे इस पर? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हमें ये पता नहीं था कि उत्तराखंड राज्य की जो कल्पना हमारी थी कि उत्तराखंड राज्य बनेगा, हमारे जो पीढ़ी है, आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे उत्तराखंड की जो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था, तो छोटा राज्य बनेगा जब, तो हमारे राज्य की जो कल्पना थी कि हमारे बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जबकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई थी तो इन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, और भ्रष्टाचार हुआ है, हमारी सरकार आएगी तो हम 100 दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त ले आएंगे। लेकिन आज वही 2017 के बाद जब सरकार इनकी आई और 2017 से और आज तक जो है कोई विभाग, कोई आयोग ऐसा नहीं है कि जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। और इनके सरकार में हर आयोग में या हर विभाग में जो है हर जगह जो है इनका हाकम सिंह बैठा हुआ है, और जहाँ देखो इनका जो भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि उत्तराखंड की जनता से और उत्तराखंड के युवाओं को जागो, हमारा काम आपके लिए संघर्ष करना था, हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और आपके लिए आगे भी संघर्ष करेंगे। हम एक ही बात कहते हैं कि हम ये संघर्ष करते करते थक चुके हैं। अब हमारा एक ही काम है कि भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। जो अत्याचारी हैं, लूट घसोट करने वाले हैं उत्तराखंड के, उनके पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और आज आपके माध्यम से, क्योंकि पहाड़ टीवी एक ऐसा उत्तराखंड की एक ऐसी आवाज है कि हर व्यक्ति की आवाज जो है उत्तराखंड की सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं और हम लोगों की आवाज बनती है। और आज आपके सामने ऐलान करते हैं कि आज हमारी उम्र, हम जब 19 साल के थे, छात्र जीवन यही हरिद्वार से, तो हमने तब से संघर्ष किया था। आज हमारी उम्र 52 साल की हो गई है। हमने देखा कि हर व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है और सरकार कहती है हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी भ्रष्टाचारी को आज तक इन्होंने जेल नहीं डाला, किसी भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई नहीं करी। इतना जरूर है, आपके माध्यम से हम इतना जरूर कह देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का खुलासा अगर नहीं होता है तो ये परमानंद बलोदी आपके सामने कह रहा हूँ कि परमानंद बलोदी, चाहे सेवा चयन आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो, हम यहाँ पर जाएंगे। हमारे को चाहे तुम फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, सुल्ली पर चढ़ा दो, लेकिन अब हम एक ही काम है कि जब न्याय नहीं मिलेगा तो हम इस आयोग में, या जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ उस अधिकारी को कहो, या उस आयोग में कहो, या उस दफ्तर में कहो कि जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा, भ्रष्टाचार की पुष्टि होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो हम सीधा एक ही काम रहेगा कि हम वहाँ आग लगा देंगे। उस कार्यालय को हम बिल्कुल, ऐसी जरूरत नहीं है ऐसे कार्यालय की और ऐसे विभाग की, हमारे वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। हम चाह रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य एक खुशहाल राज्य हो। उत्तराखंड राज्य की जो कल्पना थी, उत्तराखंड
के हमारे इन बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इनको जो सड़कों पर जो है दौड़ करके भूखा रह करके रहना पड़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये कार्रवाई इनके ऊपर हो, नहीं तो हम आगे और आंदोलन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और अभी देखिएगा एक और नई चीज आपको दिखाते हैं, कैमरामैन को उनको पीछे देखिएगा, बैरिकेडिंग होना शुरू हो गई है और ये जरूरी भी है। आखिर क्यों आयोग के बाहर आंदोलन हो, क्यों आयोग के बाहर इतने ईमानदार जो आयोग एग्जाम करवा रहा है उसमें बैरिकेडिंग की जरूरत इसलिए भी है कि अधिकारियों तक कोई ना पहुंच सके, क्योंकि इतनी ईमानदारी से इन्होंने पेपर कराए हैं। सेक्शन ऑफिसर जो बहुत ईमानदार थे, चतुर्वेदी साहब, इतनी ईमानदारी का उन्होंने परिचय दिया, उसके बाद बैरिकेडिंग होनी जरूरी है। तो आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग अब करने लगे हैं कि कोई विरोध प्रदर्शन ना हो और इन युवाओं से। और एक सबसे बड़ी बात है, आंदोलन जब शुरू हुआ था तो युवाओं ने एक भूमिका निभाई थी और मुझे लगता है कि वो उत्तराखंड के आंदोलन में वो इतिहास को याद करने के पल आ चुके हैं। बड़ोनी साहब है हमारे साथ और मैं कहना चाहूंगा कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार लोकायुक्त कार्यालय में हो गया। सैलरी के नाम पर, वेतन के नाम पर लोकायुक्त कार्यालय में सैलरियां चली गई, नई नई मशीनें, फर्नीचर के नाम पर पैसा खर्च हो गया। ये भ्रष्टाचार अलग है, भ्रष्टाचार के लिए बनाया गया लोकायुक्त भ्रष्टाचार में शामिल हो गया। और ये जो युवा है जो मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए इन भर्तियों की, सीबीआई जांच हो, आखिर होगा क्या? बड़ोनी साहब, लोकायुक्त बनाया गया था ना, उसी के दफ्तर में भ्रष्टाचार शुरू हो गया, कभी फर्नीचर के नाम पर। क्या कहां जाएंगे ये युवा? अब तो आयोग ने बैरिकेडिंग शुरू कर दिया लगाना। कहना है ये जो बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, ये जो ताला इन्होंने ताला बंद गेट में लगा दिया है, ये अंदर चोरी बाजारी करने के लिए इन लोगों ने ये लगा दिया है। ये अंदर खाने सब चोरी बाजारी कर रहे हैं। अब हम उन अधिकारी को छोड़ने वाले ने, इनका हम मुंह काला करके जूते की माला डाल डाल के रोडों पे घुमाएंगे। वो दिन दूर नहीं। हम बोलते युवाओं से हमारे हाथ जोड़कर अपील है कि बच्चे जागे, अपने अधिकारियों को ले जागे, क्योंकि लोकायुक्त कार्यालय जो पटेल नगर में खुला हुआ है, आपने खुद देखा हम लोग कितने दिन तक वहाँ भी धरने पे रहे, एकता बिहार में भी रहे। हम इन बच्चों के लिए इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे जो बच्चे युवा हैं उनके साथ ये धोखा कर रहे हैं। आज जो बच्चे उम्र जिनकी निकल जा रही है, उन बच्चों का क्या कसूर है? वो बच्चे जो बच्चे अच्छे नंबर से 3-3 साल 4-4 साल देहरादून में रह के कोचिंग करके पढ़ाई करके अच्छे नंबर से निकाल के रहे, उनको लेकिन फिर भर्तियां रद्द कर दे रहे हैं। उन बच्चों का क्या कसूर है? मेरा बच्चों से सभी से कहना है कि बच्चे जागे। लोकायुक्त कार्यालय खुला हुआ है, लोकायुक्त अगर बैठेगा, ईमानदार सशक्त लोकायुक्त बैठेगा तो उस पर इन भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होगी। ये जेल जाएंगे भ्रष्टाचारी, और तब जब 2-4 अच्छे अधिकारियों की नौकरी जाएगी, नेता जेल के अंदर जाएंगे, तभी उत्तराखंड में शांति आएगी। नहीं तो ये आंदोलन बहुत विकराल रूप लेगा। मेरा सभी से कहना है कि अब बच्चे लोग जागें और अपने अधिकार को समझे। जब तक बच्चे लोग एक दूसरे का मुंह ताकते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सबको निकलना पड़ेगा और रोड पे आना पड़ेगा और इन भ्रष्टाचारियों की बैंड बजानी पड़ेगी। ये जो अभी हम पिछले महीने यूकेएससी में मर्तोलिया से मिले, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि जो पहली गलती जिन्होंने कर दी अब दोबारा गलती नहीं होगी। आज देख लीजिए फिर दोबारा, जब से भाजपा सरकार किस लिए आई थी, इन्होंने बोला था कि हम अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 100 दिन में लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने इतना हल्ला करा कि कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, वो भ्रष्टाचारी कहाँ चले गए? जो लोकायुक्त कार्यालय वो खाली पैसे खाने के लिए इन्होंने अड्डे बना रखे हैं। बटन साहब, मैं ये क्योंकि असल में बिल्कुल युवाओं का मामला है, राजनीति से ना जोड़ा जाए तो बेहतर है। बस सवाल ये है कि आयोग की मंशा और आयोग के तरीके ये सब दिख रहे हैं। दरवाजे बंद कर दिए हैं, बैरिकेडिंग हो चुकी है, ना जाने क्या क्या होना है। आगामी परीक्षा पीसीएस रद्द करो, जिसके बारे में मैं लगातार बात कह रहा हूँ और शुरुआत से बात की थी कि हल क्या है। ये सब हाँ नहीं, विश्वास सबसे बड़ी बात यही है कि विश्वास पैदा कब होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है परीक्षाएं होंगी, 12 फरवरी की भी परीक्षाएं देख लेते हैं। इस परीक्षा को भी जब लोगों ने दिया था, युवाओं ने दिया था, तो इस मकसद से, इस हौसले, इस जज्बे के साथ दिया था कि आप कुछ गलत नहीं होगा। वीडियो के बाद यही हुआ था कि भाई चलो ठीक होगा। और फिर आपके सामने 5 तारीख को सीएम साहब बोलते हैं कि चोरी करना तो दूर की बात, कोई सोचेगा भी नहीं, और 12 को पेपर आउट होता है। इस पर विश्वास करें सर। ये सारे बच्चे पीसीएस मेंस के हैं, पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे। अब बताओ ये इनका कितना वैल्यूएबल टाइम है। ये पटवारी परीक्षा दी थी किसी? पीसीएस वाले हैं सर। आपने भी दी, थोड़ा सा आ गया। ये 89 मार्क्स है। 89 मार्क्स है। 89 मार्क्स है। अच्छा, आपके कितने हैं? 75। ठीक है। हाँ, कितने नंबर आंसर? मेरे 71। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत फोन आए जब पटवारी परीक्षा हुई। उसके बाद युवाओं के जो चेहरे थे वो खुश थे, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत आसान पेपर था। मैं इससे पूछना चाह रहा हूँ ये
कट ऑफ जो है हाई जरूर जानी थी और इस पे चर्चा हो रही थी कि जितना आसान पेपर रहता है तो उसमें कट ऑफ जो है ऊपर चली जाती है। पर हाँ, ये विश्वास था युवाओं को कि इस बार सही हुआ है सब और इस बार नंबर आ जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आपने। जैसे कि मैं पेपर दे के आया, मेरे 89 मार्क्स से, तो मुझे अंदर से खुशी की लहर थी कि भाई 89 में तो हो ही जाएगा, 100 में से 89 मार्क्स कोई कम नंबर नहीं है। और रही बात ग्रुप सी के लेवल की, ग्रुप सी के लेवल अगर देखा जाए, ग्रुप सी के एक लेवल ऊपर का एग्जाम था, इतना आसान नहीं था। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन ऐसे थे कि जो 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे ग्रुप सी वाले के, उन्होंने तुक्के मार के किए होंगे, डायरेक्ट नहीं किए होंगे बिल्कुल कि बिल्कुल एक्यूरेट यही एग्जाम है, ये सॉरी ये इसका आंसर यही है। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिसको इनडायरेक्टली जो बच्चा डीपली पढ़ने वाला बच्चा है वो उसने ही सॉल्व किया होगा उसको। और 89 मार्क्स मैं आपके सामने लेकर खड़ा हूँ और मैंने रात देखा कि क्या बोलते हैं ये पेपर रद्द हो गया। और इस बात की भी क्या गारंटी, 12 फरवरी को एग्जाम जो होगा, इस बात की भी कोई कौन गारंटी देगा, क्या गारंटी है कि जो उस दिन पारदर्शिता निभाई जाएगी। अब अभी जो है 16-18 फरवरी जो जनवरी को भी एग्जाम है फॉरेस्ट 22 फॉरेस्ट गार्ड का, अब देखो उसमें क्या हाल होगा। आज मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था, प्रवक्ता जो लेक्चरर है, लेक्चरर हो गया, AE हो गया, इन सब के जो है ये सब आउट हो रखे हैं पेपर। ये मैं 0.86 मार्क्स से रहा हूँ असिस्टेंट इंजीनियर में, तो इसका मतलब तो ये मुझे रोका गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एसडीएम तक हाँ, और क्या बिल्कुल सर, एसडीएम क्या बचेगा? शामिल है। अभी तो मुझे ये लगता है जब ये पूरा यूके ट्रिपल मामला हुआ उसके बाद ये जो मामला है चतुर्वेदी, तो ये संजय चतुर्वेदी आखिर संजीव चतुर्वेदी ये कितने लोगों को कब से ये कार्य कर रहा था, ये भी अपने बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि और कितने संजीव चतुर्वेदी, सबसे बड़ा सवाल ये है। हाकम सिंह रावत से लेकर ये पूरी सीरीज शुरू हुई और हाकम सिंह रावत को मेन कल्प्रिट बना के बता दिया गया है कि अब वो जो लिंक है वो तोड़ दिया गया है, वो चेन तोड़ दी गई है, लगता है सर। अमित जी, जैसे अभी आपने संजीव जी का नाम लिया, जी तो नहीं कहना चाहिए चोर आदमी को। आप देखिए कि एक लोक सेवा आयोग का सेक्शन ऑफिसर की औकात है एसडीएम की सीट बेचेगा, अकेला कर सकता है वो बिना संलिप्तता के। हाँ, सेक्शन ऑफिसर जस्ट आरओ के बाद प्रमोट होता है, बस इतनी औकात है उसकी बस। तो इसमें संलिप्तता बड़े लोगों की है, जब तक वो नाम सामने नहीं आते आयोग का कोई पेपर ही नहीं होना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरे आयोग की, ये हमारी डिमांड है। उसके बाद कोई पेपर हो। हाँ, नहीं, सबसे बड़ी सवाल यही है कि आखिर छोटी मछलियों को पकड़ के ये बड़ी मछलियों को बचाने देने वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना उत्तराखंड में, ये बड़ा आगे जाके क्या रूप लेगा ये नहीं पता, क्योंकि यूके ट्रिपल में भी सचिव और अध्यक्ष दोनों ने इस्तीफा दिया, उसका नए अध्यक्ष और सचिव मिले। पर सबसे बड़े सवाल यह है, कपिल शर्मा जी हैं, लगातार हरिद्वार के कई बिंदुओं पर कई मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। शर्मा साहब, युवा खड़े हुए हैं आपके पास और खुद युवा भी हैं, आप क्या कहेंगे? आपने भी लंबी लड़ाई लड़ी है यूकेपीएससी से, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या मानते हैं सेक्शन ऑफिसर? और एक बड़ा सवाल उठा है कि क्या बिना अधिकारी और बिना ऊपर के जो लोग हैं उनसे मिले हुए ये सारा मुमकिन है? सेक्शन ऑफिसर ऐसा कर सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, जो सबसे बड़ी गलती है वो हमारे जितने भी मंत्री है या कोई भी कैबिनेट में बैठा हुआ है उनके कारण ही ये भ्रष्टाचार होते हैं। अगर कोई 20 लाख या 50 लाख दे रहा है तो ये मान लो कि वो भ्रष्टाचारी तो करेगा, वो अपनी घर की जमीन बेचेगा थोड़ा ना, वो या घर बार बेचेगा अपना। तो इस हिसाब से ये है, जितने भी हमारे कैबिनेट में बैठे हैं, माननीय धामी जी को भी ये सोचना चाहिए, जो कैबिनेट में बैठे हैं पहले तो उनकी परीक्षा करवाई जाए। वो हाई स्कूल इंटर फेल जो बिठा रखे, वहाँ जो बात हुई थी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस पे अगर कल पेपर की जाँच हुई है कि कल पेपर लीक हुआ है तो आज इन्होंने इतनी बड़ी जाँच बिठा दी है कि 12 तारीख को पेपर करवाएं। तो ऐसी इनके पास कौन सी मशीन है जो इन्होंने ये पेपर, पटवारी वाला जो पेपर है, तुरंत जांच बिठा दी गई है? यूके ट्रिपल वाले की जांच अभी तक क्यों नहीं कंप्लीट हुई? सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई गई? तो मेरा मानना यह है कि जितने भी आयोग में जो बड़े बड़े अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी है, इन्हें या तो जनता के हवाले कर दिया जाए या फिर जितने भी हमारे बेरोजगार साथी है जो पेपर दे रहे हैं उनके हवाले कर दिया जाए। जितने पुलिस प्रशासन को या अन्य शासन को लगाया जाता है उन्हें थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए। हम ये कहते हैं कि अगर जो संजीव चतुर्वेदी जैसे हम 2 मिनट में खत्म कर दें जो बात है, ये क्या कर रहे हैं? हमारे बेरोजगार साथियों को तो और परेशान कर रहे हैं। एक पैसे कहाँ से घर से लाएंगे? जिसकी जमीन है वो अपनी जमीन बेच के देगा क्या? ऐसे संजय चतुर्वेदी पता ना कितने हैं जो यही नहीं पूरे उत्तराखंड में कहीं बैठे हुए हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि ऐसे पर उचित कार्रवाई हो और तुरंत इनको बर्खास्त किया जाए। जितनी इनकी आज तक की जो सैलरी दी है आयोग ने, वो पूरी की पूरी सैलरी जितने अभी 498 केंद्रों पे जो परीक्षार्थी बैठे थे उनके अकाउंट में डलवा दी जाए। उनका कितना खर्चा है अभी बड़े भाई ने जो बताया था उस हिसाब से अगर देखा भी जाए 4000 या 5000 कम से कम बैठता है। अभी मैंने कल एक छोटा सा उसमें जोड़ घटाव गुणा भाग किया था तो लगभग मैंने कम से कम
1500 के हिसाब से जोड़ा तो 498 केंद्रों पर देखा जाए तो कितना बैठ रहा है, ये कई करोड़ों में जा रहा है मामला। और ये सारे के सारे जो मगरमच्छ अंदर बैठे हैं, जो भी मीटिंगें कर रहे हैं, ये सब मगरमच्छ है। ये तो मछलियां ढूंढ रहे हैं कहाँ से हमें मछली मिले। और बेरोजगार आदमी फार्म भरते जा रहा है। दामी जी कहते हैं कि बेरोजगारी युवाओं के लिए सुनहरा मौका, नौकरी का क्या मौका दिया भाई? तुम फार्म भरवा रहे हो, उसमें तो पैसे लगवा रहे हो विद्यार्थियों के, वो कहाँ से पैसे लाएगा?